अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब टेक्निकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 9 फिज़िक्स के पीके बुक चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस चैप्टर के 4 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन को हमने एमसीक्यूज़ का नाम दिया हुआ था। टोटल 9 एमसीक्यूज़ थे। अगर आप लोगों ने देखा नहीं, मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा चर्चा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर होगा। आज का हमारा जो चर्चा होगा वो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस चैप्टर में हम टोटल 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे। आज का हमारा जो चर्चा होगा वो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये जो वीडियो है इसमें मैं टोटल 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं टोटल 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर रह गए 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। आज का हमारा जो चर्चा होगा वो कि पीके बुक 9 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के फर्स्ट 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर होगा। अब हम शुरू करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि इसके लिए मैं और वीडियो करूँगा। अब आते हैं इस 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ताल्लुका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊं एक डिवाइस जिसको हम मर्करी बैरोमीटर बोलते हैं। मर्करी बैरोमीटर ये एक डिवाइस होता है। इस डिवाइस का काम यह है कि इसके ज़रिए से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, मालूम करते हैं। अब इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है, ये सवाल किया है कि अगर हम इस मर्करी बैरोमीटर को अपने साथ ऊपर माउंटेन पर ले जाए तो फिर इसके अंदर जो मर्करी होगा उसका जो लेवल होगा वो यानी नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। मर्करी नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो अब करते हैं यहाँ पर। अब मैं फिगर के ज़रिए से सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अर्थ का सरफेस। यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है और यहाँ पर फिर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इस केस में मैं इसी तरह का एक माउंटेन को भी कंसीडर करता हूँ। पहले मैं ऐसे करूँगा कि जो मर्करी बैरोमीटर है वो पहले मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर रखूँगा। तो ये होता है इसी तरह का एक बीकर और ये इसके अंदर इसी तरह का एक ट्यूब प्लेस हम करते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं मर्करी। इसके अंदर हम मर्करी को डालते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर होता है एयर। तो जब ये अर्थ के सरफेस के करीब होता है तो यहाँ पर एयर ज़्यादा होता है। तो जब एयर ज़्यादा होता है तो फिर ये जो एयर है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के नीचे अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो है वो वाटर वेपर्स भी होते हैं और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर गैसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब यहाँ पर गैसेस ज़्यादा होते हैं तो ये गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आते हैं। तो जब ये गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आते हैं तो फिर ये गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आकर इस फ्लूइड के साथ टकराते हैं। तो जब इस फ्लूइड के साथ टकराते हैं तो फिर इस फ्लूइड पर कोलिजन करते हैं। कोलिजन करने के दौरान ये जो है इस पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स यहाँ पर एरिया भी है। हमें पता है कि प्रेशर जो है ये बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इस केस में फोर्स भी मौजूद है, 0 के बराबर नहीं है, और इस केस में एरिया भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में फिर प्रेशर भी होगा। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एयर ज़्यादा है, तो जब एयर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एयर नीचे आएंगे, कोलिजन ज़्यादा होंगे, फिर फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ही ज़्यादा होगा। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मैं
PATM से ज़ाहिर करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो है ये मोर होता है। और इसके नीचे यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कम होता है। तो इसके यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो फिर यहाँ पर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है और हर चीज़ हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ये जो मरकरी मैंने लिया हुआ है, ये मरकरी क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो फिर इस वजह से ये जो है हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ये मरकरी जो है ये ऊपर जाएगा, जो मरकरी है ये ऊपर जाएगा। ये अर्थ के सरफेस की बात मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम बैरोमीटर को अर्थ के सरफेस के ऊपर रखें तो उसके अंदर जो मरकरी होती है वो हम ऊपर वो राइज करते हैं। यानी मतलब यह है कि जब हम इस बैरोमीटर को अर्थ के सरफेस के ऊपर रखें, अर्थ के सरफेस पर रखें, तो फिर इसके अंदर जो मरकरी होगा उसका लेवल राइसेस अप होगा। अच्छा, एक रीज़न तो इसका ये हो गया। दूसरा रीज़न यहाँ मैं ऑलरेडी पता है, ये जो प्रेशर लगाता है, जो लिक्विड प्रेशर लगाता है या फ्लूइड्स जो प्रेशर लगाता है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके लिए ये फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर जो है ये ज़्यादा है। तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो फिर हाइट भी ज़्यादा होगा। प्रेशर इस मरकरी के इस लिक्विड के डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जी पर और एच पर भी, क्योंकि इस केस में रो डेंसिटी और जी तो कांस्टेंट है। तो फिर इसका मतलब यह है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एच। क्योंकि इस केस में प्रेशर ज़्यादा है, तो जब प्रेशर है तो फिर हाइट ज़्यादा होगा। और हाइट ज़्यादा होने का मतलब यह है कि फिर जो मरकरी होगा ये इस केस में राइज करेगा। जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये अर्थ के सरफेस के लिए ही कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि उसको यहाँ पर ले जाता हूँ, ये जो है इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर ले अपने साथ ले गया। तो ये है यहाँ पर वही मरकरी बैरोमीटर यहाँ पर मैंने ले गया। अर्थ के सरफेस से इस बटम इस माउंटेन के टॉप पर मैं ले गया। अब इसके साथ क्या होगा, ये जो मरकरी होगा ये नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बारे में है। अब इसको मैं दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका यह है, पहला रीज़न ये है कि जब हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं तो गैसेस कम होते हैं, गैसेस कम होते हैं। तो जब गैसेस कम होते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि इस केस में कम गैसेस नीचे आएंगे। तो जब कम गैसेस नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो गैसेस है यहाँ पर कम है। तो जब यहाँ पर कम गैसेस आएंगे तो कम गैसेस इसके साथ तो कोलिजन्स करेंगे। तो जब कम गैसेस इसके साथ कोलिजन करेंगे तो यहाँ पर कम फोर्स होगा, और जब फोर्स कम होगा तो फिर प्रेशर भी कम होगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब कम हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब कम हो गया है। और यहाँ पर जो है ये वही वहाँ मैंने यहाँ पर ये मरकरी है। तो जब यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ज़्यादा होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है। तो प्रेशर हायर से लोअर की तरफ फ्लूइड फिर मूव करेगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो मरकरी होगा ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। सो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का पहला रीज़न ये हो गया कि जब हम मरकरी बैरोमीटर को ऊपर ले जाते हैं तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से कम की तरफ मरकरी आएगा, यानी नीचे की तरफ आएगा, यानी इसका जो हाइट होगा वो कम होगा। ये तो होगा इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है, इस इक्वेशन से भी मैं उसको प्रूव करवा सकता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर बराबर होता है रो जी एच। इस केस में क्योंकि गैसेस कम है तो फिर कोलिजन्स कम होंगे तो फिर फोर्स कम लगेगा तो फिर प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम होने का मतलब यह है कि हाइट जो है वो कम होगा, और हाइट कम होने का मतलब यह है कि ये जो मरकरी होगा ये फॉल करेगा, ये नीचे आएगा।
सो इस केस में जो मरकरी होगा वो क्या करेगा, मरकरी फॉल करेगा। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 का कंक्लूजन ये हुआ कि जब हम मरकरी बैरोमीटर को अपने साथ ले जाकर ऊपर जब हम इसको ले जाते हैं और माउंटेन के टॉप पर रखते हैं तो फिर इसके अंदर जो मरकरी होगा वो फॉल करेगा, उसका हाइट कम होगा, वो नीचे ही आएगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब इसकी तरफ आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का ताल्लुक भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का ताल्लुक भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि मिसाल के तौर पर 2 वॉलनट है, वॉलनट अखरोट को हम बोलते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसा किया कि 2 अखरोट को मैंने एक यहाँ पर रख दिया, दूसरा मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैंने इसको स्क्वीज़ किया, यानी इस तरफ और इस तरफ मैंने फोर्स लगाया, तो इन केस अब 2 अखरोट फिर ये दोनों टूट जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि वही एक अखरोट ले लें, तो जब हम इसको स्क्वीज़ करें, यानी इस तरफ भी फोर्स लगाए और इस तरफ भी फोर्स लगाए, तो फिर ये टूटेगा नहीं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है कि जब हम 2 अखरोट को लेते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर टूटते हैं, लेकिन जब हम एक अखरोट लेते हैं और इसको स्क्वीज़ करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो फिर ये टूटता नहीं। यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है कि 2 नहीं टूटते और एक अखरोट टूट जाता है। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ले लिया एक अखरोट वॉलनट और यहाँ पर मैंने ले लिया एक और वॉलनट। ये जो है ये यहाँ पर ये है कंटेक्ट एरिया, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। अब मैंने ऐसा कर दिया कि इसको मैंने इस तरफ पर भी फोर्स लगाया और इस तरफ पर भी फोर्स लगाया, तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया, लेकिन वही जो है वही इसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया। फिर इस तरह स्क्वीज़ करें तो ये कंटेक्ट एरिया है। फिर मैंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर मैंने एक वॉलनट को ले लिया और इसको अपने हाथों में इसको स्क्वीज़ कर दिया, तो ये इस केस में ये जो है सारा का सारा कंटेक्ट एरिया है। और इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पहले मैंने इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाया, फिर इसके बाद मैंने इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाया। वही मैं ये सपोज करता हूँ कि 10 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया। फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, लेकिन ये 2 जो है ये ब्रेक करेंगे, ये यहाँ पर तोड़ेंगे, टूट जाएंगे, लेकिन इन केस ऑफ 1 ये टूटता नहीं। तो इस क्वेश्चन का इसका जवाब हम देंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो भी इस टॉपिक का जो ताल्लुक है वो भी प्रेशर के साथ है। अब कैसे है ये तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रेशर को डिफाइन करता हूँ कि प्रेशर क्या है। प्रेशर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि जब हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लगाए उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो जब हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लगाएंगे उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का उस फोर्स का दूसरा नाम प्रेशर होगा। यानी प्रेशर दरअसल में फोर्स होता है, लेकिन ये वो फोर्स होता है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लगे। सो प्रेशर का फार्मूला होगा फोर्स और 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, तो प्रेशर का फार्मूला है फोर्स और डिवाइडेड बाई ए। सो इसमें इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले प्रेशर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एरिया को कांस्टेंट ले लें तो फिर कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन रिप्लेस करने से प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम फोर्स को ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब हम फोर्स को मैक्सिमम करें तो फिर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। जहाँ पर जब हम फोर्स लार्ज होगा वहाँ पर प्रेशर भी लार्ज होगा। जब हम फोर्स को कम करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा। जब हम फोर्स को मिनिमम करें तो प्रेशर भी मिनिमम होगा। जहाँ पर फोर्स स्मॉल होगा वहाँ पर प्रेशर भी स्मॉल होगा। इसका मतलब यह है कि प्रेशर फोर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर फोर्स के साथ डायरेक्ट या लीनियर रिलेशन में है। ये तब जब एरिया कांस्टेंट हो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर एरिया भी है। अगर हम ऐसा करें जिस तरह कि इस केस में मैंने किया हुआ है, फोर्स को कांस्टेंट ले ले।
अगर हम फोर्स को कांस्टेंट ले लें तो फोर्स को जब हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, होता यूँ है, सबसे पहले फोर्स को मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, तो जब फोर्स को हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट को जब हम रिप्लेस कर लेते हैं तो इनसे बन जाती है प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो प्रेशर इज अ इन्वर्सली प्रोपोर्शन इनटू एरिया। अब इस इक्वेशन का मतलब यह है कि जब हम एरिया को ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर कम होगा, जब हम एरिया को मैक्सिमम करें तो प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा। जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो स्मॉल होगा, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप में है प्रेशर और एरिया दोनों के दरमियान। अब अगर हम ऐसा करें कि एरिया को कम करें तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा, जब हम एरिया को कम करते करते मिनिमम करें तो फिर प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जहाँ पर एरिया स्मॉल होगा वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बेसिकली लार्ज होगा। तो अब ये वाला इस केस में क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर और एरिया वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए इस केस में एरिया को सबसे पहले देखें। इस केस में एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा है, एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा है, और इस केस में एरिया ऑफ कंटेक्ट जो है इस केस में एरिया ऑफ कंटेक्ट कम है। इस केस में एरिया ऑफ कंटेक्ट देखिए इतना सा है, कम है। हाँ, इस केस में एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा है। जब हम वॉलनट को यहाँ पर रखते हैं तो देखिए इस केस में एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा है, इतना सा ज़्यादा एरिया जो है वॉलनट ले रहा है। तो इस केस में एरिया जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जब एरिया कम होगा मिनिमम होगा तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस केस में प्रेशर ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर कम होगा। इस केस में जो प्रेशर हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो ये जो फोर्स प्रेशर पैदा करता है ये कम करता है। देखिए इस केस में एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये टूटता है ड्यू टू मोर प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये वॉलनट्स जो है, ये जो अखरूट है, ये ब्रेक्स कर जाते हैं, टूटते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर कम होगा, और कम प्रेशर की वजह से ये टूटता नहीं। ड्यू टू लेस प्रेशर द वॉलनट्स नॉट ब्रेक। तो अब मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। देखिए कंक्लूजन ये है कि जब हम दो अखरोट को यहाँ पर रखते हैं तो वो इस वजह से टूटते हैं क्योंकि उसका एरिया कम होता है, और एरिया जब कम होता है तो प्रेशर, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा प्रेशर पैदा करता है, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से दोनों वॉलनट्स टूट जाते हैं। लेकिन एक वॉलनट इस वजह से नहीं टूटता क्योंकि एरिया ऑफ कंटेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो जो फोर्स हम लगाते हैं वो कम प्रेशर पैदा करता है, और कम प्रेशर होने की वजह से वो टूटता नहीं। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इनको साफ करें ताकि फिर मैं इनको रब करूं। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका मतलब ये है कि दो वॉलनट इस वजह से टूटते हैं क्योंकि एरिया कम होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से टूटते हैं, और एक वॉलनट इस वजह से नहीं टूटता क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाता है और फिर प्रेशर कम, सो कम प्रेशर होने की वजह से वो टूटता नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका ताल्लुक भी प्रेशर टॉपिक के साथ है। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, इसमें एक नाइफ जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को काटते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 ये है, देखिए ये जो नाइफ होता है इसके दो हिस्से होते हैं। एक वो वाला हिस्सा कि जिसको हम अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, और दूसरा वो वाला हिस्सा जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को काटते हैं। वो हिस्सा कि जिसकी ज़रिए से हम चीज़ों को काटते हैं उसको हम बोलते हैं कटिंग एज। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, ये सवाल किया गया है कि ये जो कटिंग एज है ये हम 3 क्यों बनाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा चाकू का वो वाला हिस्सा कि जिससे हम चीज़ों को काटते हैं वो बहुत पतला सा होता है, 3 होता है। तो 3 क्यों होता है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। देखिए
इस क्वेश्चन का जो है मैं यहाँ पर ये सपोज़ करता हूँ, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, मैं यहाँ पर ये सपोज़ करता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फ्रूट्स को लेता हूँ। टमाटर जो भी है यहाँ पर मैंने एक फ्रूट को लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक वही फ्रूट यहाँ पर भी मैंने लिया हुआ है, ये भी टमाटर है और ये भी टमाटर है। अब मैं ये सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर वो जो कटिंग एज है, यहाँ पर वो जो कटिंग एज है वो कटिंग एज जो है वो इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो कटिंग एज है वो बिल्कुल पतला सा है। देखिए मैं दो केस को यहाँ पर लूँगा। एक वो केस जिसका कटिंग एज जो होगा वो 3 होगा, दूसरा वो केस के जिसका कटिंग एज 3 होगा। यानी मैं एक चाकू तो ऑलरेडी हमारे साथ होता है जिसका जो काटने वाला जो हिस्सा होता है कटिंग एज वो 3 होता है, लेकिन मैं ये सपोज़ करता हूँ कि मैं एक ऐसा चाकू बनाता हूँ कि जिसका कटिंग एज ठीक हो, बड़ा सा हो। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर जो है एरिया जो है यहाँ पर इस केस में अगर मैं देखूँ, इस केस में जो एरिया है वो यहाँ पर कम है। तो जब एरिया कम होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर मैं फिर बताऊँ, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और हमें ये भी पता है कि प्रेशर और एरिया के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब एरिया कम होगा तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर जो है ये ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में कि जब मैं ये जो कटिंग एज के जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को काटते हैं, इसका जो एरिया होगा वो अगर मैं ये ज़्यादा ठीक करूँ तो फिर एरिया ज़्यादा होगा, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। तो जब हम एक ऐसा चाकू बनाते हैं कि जिसका एरिया 3 हो तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर पैदा करता है, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो जो चीज़ें होते हैं वो इजीली कट हो जाते हैं, वो इजीली जो है वो टूटते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो फिर प्रेशर कम होगा, तो जब प्रेशर कम होगा तो वो जो चीज़ें होंगे वो मुश्किल के साथ टूटेंगे, डिफ़िकल्ट मुश्किल के साथ जो है वो टूटेंगे। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम इस चाकू का वो वाला हिस्सा कि जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को काटते हैं वो इस वजह से 3 बनाते हैं ताकि इसका एरिया हम कम करें, ताकि वो जब एरिया कम होगा तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर पैदा करे, और ज़्यादा प्रेशर पैदा करने का मतलब फिर ये होता है कि जो चीज़ जिसके ज़रिए से हम वो काट लेते हैं तो वो हम आसानी के साथ उनको हम काटें। तो इस मकसद के लिए हम इसका ऐसा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी प्रेशर के हवाले से है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली वो देखा होगा कि हमारे घरों में जो टैंक होता है वो हम ऊपर छत पर बनाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि टैंक को हम ऊपर क्यों बनाते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस बनाए तो फिर क्या होगा। मैं यहाँ पर फिर 2 केसेस को लूँगा। एक वो वाला केस लूँगा कि जिसमें जो टैंक होगा, जो चांटी होगी वो ऊपर छत पर बना हुआ होगा, और दूसरे केस में मैं अर्थ के सरफेस पर बनाऊँगा। तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो अब आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले यहाँ पर मैं अर्थ का सरफेस लूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। ये है हमारे साथ इसी तरह का एक दीवार चांटी के लिए हमने इसी तरह का एक चीज़ बनाया हुआ होता है, और यहाँ पर मैंने एक चांटी यहाँ पर मैंने रख दी। एक टैंक जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो रख दिया। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है हाइट h। यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो है डीप्थ भी है, डीप्थ। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसी तरह का जो है पाइप्स भी लगाते हैं। और यहाँ पर तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि ये टैंक हम
ऊपर क्यों बनाते हैं। एक केस तो ये हो गया। अब दूसरे केस में मैं ये सपोज करता हूँ कि ये जो टैंक है, ये जो चांटी है, वो मैंने अर्थ के सरफेस के ऊपर भी रखा। तो यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है और ये वही टैंक है और यहाँ पर ये वही जो है इसका हाइट h है और यहाँ से भी जो है ना वो पाइप लगे हुए हैं। सबसे पहले हमें पता है कि यह हम ऐसा क्यों करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी प्रेशर है। ऐसा हम क्यों करते हैं, वाई। तो अब मैं सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा तो कंक्लूजन में आपको खुद बहुत पता चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो है तो इस क्वेश्चन का जवाब प्रेशर है। इस क्वेश्चन का जवाब प्रेशर होता है। अब मैं यहाँ पर भी बातें करूँगा और इसी तरह यहाँ पर भी बातें करूँगा। यहाँ पर जो है हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हाइट कम है इसके मुकाबले में, तो इस केस में जो है यहाँ पर हाइट कम है। अब जब यहाँ पर हाइट ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ये जो है जो ऊपर से ये नीचे आएंगे तो हाइट ज़्यादा है, तो जब हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर डीप ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है। यानी ये पानी जब इसमें आएंगे तो इसके लिए गहराई फिर डीप ज़्यादा होगा, लेकिन इसके लिए जो है क्योंकि हाइट कम है तो इसके लिए हाइट डीप जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन ये दूसरी केस में, इस केस में क्योंकि हाइट कम है तो फिर डीप जो है ये भी कम होगा। अब जब डिप ज़्यादा होगा, हमें पता है, यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर लिखूँ जो इक्वेशन होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। जब एच जो है ज़्यादा होगा तो फिर डिप ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस केस में प्रेशर जो है ये ज़्यादा है और इस केस में जो है क्योंकि डिप हाइट कम है, डिप कम है, फिर इस केस में जो है वो प्रेशर कम होगा। अब जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रेशर जब ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इनसे पहले कुछ और बातें वो भी देखिए। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। तो जब हाइट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो फिर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है। लेकिन इस केस में क्योंकि हाइट कम है तो जब हाइट कम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो भी कम होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो जब ये वाटर इस तरह से नीचे आएंगे तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है तो जब पोटेंशियल ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होगी, यानी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम है तो जब एनर्जी कम है तो फिर एनर्जी कन्वर्जन भी कम होगा, तो फिर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी ये पानी जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी क्योंकि एनर्जी कम है। तो जब एनर्जी कम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कम कन्वर्ट होगा। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो फिर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम कन्वर्ट हो गई है। तो जब एनर्जी कम कन्वर्ट हो गई है तो फिर इसका मतलब यह है कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो फिर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा, यानी ये जो वाटर है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से आएंगे। लेकिन इस केस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यहाँ पर मैं लिखूँ इस केस में स्पीड जो है स्पीड v, बस यहाँ पर लिखा है स्पीड जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इस केस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो यहाँ पर मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस है। तो जब काइनेटिक एनर्जी लेस होगा तो फिर इस केस में
ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसका स्पीड भी कम होगा। यानी यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर स्पीड कम है। अब यहाँ पर जब स्पीड ज़्यादा है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर इस केस में जो पानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये इजीली बाथरूम में, वॉशरूम्स में, हर जगह पर इजीली पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन इस केस में क्योंकि स्पीड कम है, तो जब स्पीड कम है तो फिर मुश्किल से बाथरूम में, किचन में आसानी के साथ ये नहीं पूछ सकते। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका कंक्लूजन ये हुआ कि टैंक का छांटी को हम ऊपर इस वजह से बनाते हैं ताकि हाइट ज़्यादा हो जाए, ताकि डेप्थ ज़्यादा हो जाए, ताकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाए, ताकि पोटेंशियल काइनेटिक में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए, ताकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हमें मिले, ताकि स्पीड ज़्यादा मिले। यानी ऊपर से जो पानी नीचे आएंगे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ज़्यादा स्पीड का फ़ायदा हमें ये होगा, हमें ये मिलेगा कि फिर वो वाटर इजीली हर जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर हम अर्थ के सरफेस पर बनाएं तो फिर इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसका नुकसान ये होगा कि फिर हाइट कम होगा, फिर डेप्थ कम होगा, फिर प्रेशर कम होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट कम होगा, फिर काइनेटिक कम होगा, फिर स्पीड कम होगा, फिर मुश्किल से हर जगह पर बहुत मुश्किल के साथ मतलब बहुत मुश्किल के साथ यानी ये कहीं पर भी ये इजीली नहीं पहुंच सकते। सो इस वजह से ताकि हर जगह पर पानी को हम पहुंचाएं, इस वजह से हम टैंक को ऊपर बनाते हैं।